मेरी बेटी अपने ससुराल में बहुत ही ज्यादा खुश थी। मैंने तो उसकी शादी एक बहुत ज्यादा अमीर घर में की थी। वो खानदान बहुत अच्छा था। एक रात अचानक वहां से फोन आया कि आपकी बेटी की मृत्यु हो चुकी है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं रोती रोती अपनी बेटी के ससुराल पहुंची कि तभी एक नौकरानी मेरे पास आई और मेरे कानों में आकर बोली कि तुम्हारी बेटी जिंदा है, उसके चेहरे से कफन हटाकर देखो। जैसे ही मैंने अपनी बेटी के चेहरे से कफन को हटाया, मेरी तो जैसे चीख ही निकल गई, क्योंकि उसका चेहरा तो मैंने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी। वो लड़का मुझे बहुत पसंद था। मैंने अपने माता पिता को बताया था उसके बारे में, पर वो लोग नहीं माने। मेरे माता पिता ने मेरे लिए एक दूसरा रिश्ता ढूंढा था, पर वो लड़का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं किसी अजनबी से शादी नहीं करना चाहती थी और ना ही किसी अजनबी के साथ पूरी जिंदगी गुजार सकती थी। शादी वाले दिन जब मैं सुबह दुल्हन बनने के लिए पार्लर गई थी तो मैंने पहले से ही सोच रखा था कि मैं वहीं से भागकर शादी कर लूंगी अपने प्रेमी के साथ, और मैंने ऐसा ही किया। जब मैं सुबह तैयार होने के लिए गई तो वहीं से भागकर मैंने शादी कर ली थी। मेरे पति का नाम समर था और उस दिन के बाद से मैंने हमेशा हमेशा के लिए अपने मम्मी पापा के घर को छोड़ दिया। दोबारा पीछे मुड़कर मैंने कभी नहीं देखा। समर एक बहुत अच्छा लड़का था और एक अच्छे परिवार से था, लेकिन पता नहीं मेरे मम्मी पापा की क्या जिद थी। वो मेरी उससे शादी नहीं करना चाहते थे। वापस लौटकर मैं अपने घर इसलिए भी नहीं गई थी क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे भाई और मेरे मम्मी पापा वो दोनों ही मुझे मेरे घर की दहलीज पर दोबारा कभी पैर नहीं रखने देंगे। तो इससे पहले वो मुझे त्यागते, मैंने ही अपने घर को हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिया। मेरे पति बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं खुश नसीब थी कि मुझे ऐसे इंसान का साथ अपनी जिंदगी भर के लिए मिला था। शादी के बाद हम एक बार मेरे ससुराल भी गए थे, पर उन लोगों ने मुझे नहीं अपनाया। उसके बाद से मैं और मेरे पति ने अपना एक छोटा सा आशियाना अलग ही बना लिया था। मेरे पति ने मुझे जिंदगी की हर खुशी दी। ऐसी कोई सुख सुविधा नहीं थी जो मेरे पास नहीं थी। वो मुझे दिलो जान से प्यार करते थे और मैं भी उन्हें बहुत चाहती थी। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी और मैं उनके साथ बहुत खुश थी। मेरी शादी को लगभग 3 साल हुए जब मुझे मां बनने की खुशखबरी मिली। ये बात सुनकर मेरे पति सबसे ज्यादा खुश थे। जब मैंने उनको ये बात बताई तब वो अपने ऑफिस में थे और मेरी इस बात को सुनकर उन्होंने मुझे कहा कि वो अभी अपने ऑफिस से निकल रहे हैं। वो कह रहे थे कि आज बाहर खाना खाने चलेंगे और इस दिन को बहुत अच्छे से मनाएंगे। मैं भी बहुत खुश थी। घर में तैयार होकर उनका इंतजार कर रही थी, पर काफी देर हो गई, वो नहीं आए। मुझे नहीं पता था कि वो फोन कॉल मेरी आखिरी फोन कॉल होगी उनके साथ। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उन्हें उस दिन उनके दफ्तर से इतनी जल्दी निकलने ही नहीं देती। जब अपने दफ्तर से बेहद खुशी खुशी वो घर वापस आ रहे थे तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। भगवान ने ये कैसी खुशी दी थी मुझे। एक बच्चे की आने की खुशी दी तो साथ साथ इतना बड़ा दुख भी दे दिया। मेरे बच्चे के पापा तो उसको देखने से पहले ही उससे इतनी दूर चले गए। मेरे बच्चे के ऊपर उसके पापा का साया अब कभी नहीं होगा। मैं भरी जवानी में भी विधवा हो गई थी और सिर्फ यही नहीं, पूरी दुनिया में अकेली भी रह गई थी। माँ बाप तो मेरे कब के छूट गए थे। मैं एक जवान औरत थी। आप तो जानते ही हैं एक जवान औरत का हमारे समाज में रहना कितना परेशान कर देने वाला होता है। पता नहीं किसकी कैसी नजर कब आप पर पड़ जाती है। अब मैं किसके पास जाती, किससे मदद मांगती। मेरे लिए अपने हर रोज का गुजर बसर करना भी बहुत मुश्किल हो गया था। सहारा पाने के लिए मैं अपनी बुआ के पास गई। मुझे विश्वास था कि मेरी बुआ मुझे जरूर समझेंगी। वो मुझे बहुत प्यार करती थी और मेरी बुआ ने मेरा भरपूर साथ दिया। उन्होंने पूरे 9 महीने के दौरान मेरा बहुत ध्यान रखा और बहुत प्यार दिया मुझे। उन्होंने ही मेरी मदद की थी मेरे पति के गम से बाहर निकलने के लिए। 9 महीने के बाद मैंने एक सेहतमंद और तंदुरुस्त बेटी को जन्म दिया। अब मेरी चिंता और ज्यादा बढ़ गई थी। एक बेटी को पालना बहुत ज्यादा मुश्किल था। अब एक जवान औरत के साथ साथ एक छोटी बच्ची भी आ गई थी। अब मुझे उसके खाने पीने के साथ साथ उसकी पढ़ाई और उसकी परवरिश पर भी ध्यान देना था। मुझे नहीं पता था कि ये सब मैं कैसे कर पाऊंगी, लेकिन मेरी बुआ थी ना, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से संभाला। कुछ समय बाद जब मैं संभल गई तो मैं बाहर निकलकर अपने लिए कुछ काम तलाशने का सोचा। पढ़ी लिखी तो मैं थी ही। कुछ समय की परेशानी के बाद मुझे एक स्कूल में टीचर की जॉब मिल गई। अब जैसे तैसे मैं अपनी जिंदगी गुजार रही थी। अभी भी मैं बुआ के साथ ही रहती थी। वो मेरी बच्ची को संभालती थी तो मैं स्कूल जाती थी। बुआ ने मेरी बहुत मदद की थी, इसलिए जितना मुझसे हो पाता था उतना मैं भी अपनी बुआ के लिए करती थी। मेरी बेटी बेहद खूबसूरत थी।
कभी कभी तो मुझे उसकी सुंदरता तक से डर लगता था, क्योंकि हम जैसे गरीब लोगों के घर में सुंदरता तो मानो एक अभिशाप जैसा होता है। मैंने अपनी बेटी की परवरिश और उसकी पढ़ाई लिखाई में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अपनी हैसियत से ज्यादा ही किया था। बुआ की उम्र हो चुकी थी। कुछ सालों बाद वो हमें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। उनके जाने का दुख मुझे बहुत हुआ था। एक वही तो थी जिन्होंने मुझे मुसीबत की घड़ी में मेरा साथ दिया था और हमेशा मेरे साथ खड़ी रही थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और मेरी बेटी जवान हो गई थी। अब मुझे उसके रिश्ते की चिंता होने लगी थी। उसकी शादी भी तो करनी थी ना। धीरे धीरे करके कुछ पैसे तो मैंने जोड़ लिए थे उसकी शादी के लिए। अब मुझे उसकी शादी एक ऐसी जगह करनी थी जहां पर उसकी जिंदगी बहुत आराम से बीते, अच्छा पति, अच्छा ससुराल मिले उसे। मैंने अपनी बेटी का नाम आद्या रखा था। मैं जानती हूं कि मैं अपनी बेटी को अपने घर में वो सारी खुशियां नहीं दे पा रही थी जो उसे मिलनी चाहिए थी। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद कुछ ना कुछ कमी तो रह गई थी। मैंने बहुत जोड़ जोड़ कर उसकी पढ़ाई का खर्चा निकाला था। मेरे स्कूल में भी बहुत अच्छी जान पहचान हो गई थी। सालों हो गए थे मुझे यहां नौकरी करते। मैंने अपने आसपास के टीचर्स को कहा था कि अगर उनकी नजर में कोई अच्छा रिश्ता हो तो वो मुझे जरूर बताएं। मैं आद्या की शादी करना चाहती हूँ। एक दिन स्कूल में बैठे बैठे मैं बच्चों की कॉपी चेक कर रही थी कि तभी मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त, जिसका नाम नमिता था, वो मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि उसकी बहन अपने बेटे के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रही है। उसका घर भी बहुत अच्छा है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है वहां, और उनका लड़का भी इकलौता है, तो तुम्हारी बेटी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। नमिता ने मुझे इस रिश्ते के बारे में बहुत कुछ अच्छा अच्छा बताया था और नमिता तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी थी। मुझे उस पर भरोसा था कि वो कभी भी मेरी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं होने देगी। अगर उसने बताया है तो रिश्ता अच्छा ही होगा। वो मेरी बेटी को अपनी बेटी ही मानती थी, इसलिए मैंने उसकी बात मानकर लड़के वालों को अपने घर आने के लिए कहा, ताकि वो मेरी बेटी को देखकर पसंद कर ले। उसके बाद ही तो आगे की बात होगी। कुछ ही दिनों में नमिता की बहन नमिता के साथ मेरे घर आई। हमने उनकी बहुत खातिरदारी की। मुझे इस बात की बहुत खुशी थी कि मेरी आद्या अमीर घर में जा रही थी, जहां उसको किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। नमिता की बहन ने मेरी बेटी को पहली नजर में ही पसंद कर लिया था। उसको बहुत प्यार किया था। वो लोग तो मुझे बहुत ज्यादा सुलझे और खानदानी लगे थे। मैं भी बहुत खुश थी। लड़के वालों ने कहा कि वो शादी जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं। इस बात पर मुझे भी कोई एतराज नहीं था, क्योंकि मुझे भी कोई छानबीन करनी ही नहीं थी। सालों से नमिता का मेरे घर आना जाना था। बहुत समय से हम दोनों एक दूसरे को जानते थे। मुझे उस पर पूरा भरोसा था। लड़के को मैंने देखा था। लड़का मुझे बहुत पसंद आया। बहुत सरल स्वभाव का लग रहा था। इस घर में रिश्ता करने का मेरा सबसे बड़ा स्वार्थ ये था कि लड़के का घराना बहुत छोटा था। उसके घर में ज्यादा लोग नहीं थे। मैं जानती थी कि मेरी बच्ची को वहां पर कोई परेशानी नहीं होगी। लड़के के पिता तो इस दुनिया में थे नहीं। घर में सिर्फ उसकी सास और छोटी बेटी थी। उसके अलावा उनके घर में कोई भी नहीं था। और उससे बड़ी बात तो ये थी कि वो नमिता की बहन का बेटा था, तो मुझे सुकून था। मैं जानती थी कि मेरी बेटी उस घर में खुश रहेगी। दिन रात लगाकर बहुत मेहनत करके जितना पैसा जमा किया था, वो सारा पैसा निकाल लिया था कि मैं अपनी बेटी की शादी बहुत अच्छे से कर पाऊं। और उसके बाद मैंने बेटी की शादी की तैयारी शुरू की। मैंने आद्या को वो सब कुछ दिया था जो एक माँ अपनी बेटी की शादी में उसे दे सकती है। शादी का दिन भी आ गया और मैंने आद्या को अपना बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद देकर घर से विदा किया। अपनी बेटी की जाने का दुख तो मुझे था ही, क्योंकि अब मुझे बहुत अकेलापन महसूस होने लगा था। लेकिन साथ ही साथ बहुत हल्का भी महसूस हो रहा था, क्योंकि मैंने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई थी। अपनी बेटी को एक बहुत अच्छे घर में विदा किया था। कभी कभी लगता है कि बेटियां पराया धन क्यों होती हैं? क्यों उन्हें दूसरों के घर भेजना पड़ता है? क्यों वो हमारे साथ हमेशा नहीं रह सकती? शादी के बाद आद्या 2-4 बार मेरे घर आई थी कुछ समय रहने के लिए। उसके चमकते चेहरे को देखकर मैं उसकी खुशी का अंदाजा लगा लेती थी और वो अपने घर में बहुत खुश और सुकून से रहती थी। अब एक माँ को इससे ज्यादा और क्या चाहिए कि उसकी बेटी अपने ससुराल में खुश है। मेरी बेटी को वहां पर किसी चीज की कोई कमी नहीं होती थी। बहुत अच्छा घर मिला था उसे। आद्या की शादी को महीने से ऊपर का वक्त हो चुका था। एक दिन जब वो मुझसे मिलने आई तो उसने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसने मुझे बेचैन कर दिया। उसने मुझे बताया कि वो लोग अब शहर से गांव में जा रहे हैं। अब वो वहीं रहेंगे क्योंकि आद्या के पति यानी कि मेरे दामाद को उसकी कंपनी काम के सिलसिले में कहीं बाहर भेज रही है, और इतने बड़े शहर में सास और वो अब अकेले नहीं रह सकते। गांव में उनकी जान पहचान है तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी उन्हें वहां। अपनी बेटी के मुंह से इस बात को सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। कम से कम वो शहर में थी,
पर इतनी दूर नहीं थी कि मैं उससे कभी मिल नहीं पाती। जब मेरा मन करता था मैं उससे मिल लेती थी, पर अगर अब वो गांव चली जाएगी तो मैं उससे कैसे मिलूंगी, कैसे जाऊंगी उसके गांव? बहुत दूर था वो। मैंने आज तक अपनी बेटी को कभी अपने से इतना दूर नहीं भेजा था, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। अब वो पराए घर की हो चुकी थी, उसको वहीं के हिसाब से चलना था। मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे कहा कि बेटा जाओ, ध्यान से जाना। उसके गांव जाने से पहले मैं एक बार उसके घर उससे मिलने भी गई थी, और कुछ समय बाद वो अपनी सास के साथ गांव चली गई। उसके गांव जाने के बाद कुछ समय तक तो मुझे उसकी बहुत याद आती थी, पर वो हर रोज मुझे फोन करती थी, उससे बात हो जाती थी तो मन में तसल्ली रहती थी कि वो ठीक है। एक दिन आद्या ने मुझे ऐसी खबर दी जिससे मेरी सारी उदासी खुशी में बदल गई। उसने मुझे बताया कि वो प्रेग्नेंट है। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मेरी छोटी सी बच्ची अब मां बनने वाली थी। मैं हर रोज आद्या से फोन पर उसकी तबीयत के बारे में पूछ लिया करती थी, लेकिन अब पिछले कुछ समय से उसका फोन आना बहुत कम हो गया था। ज्यादातर समय उसकी सास ही मुझसे बात करती थी और कहती थी कि आद्या अभी अच्छी है और आराम कर रही है, इसलिए आपसे भी बात नहीं कर सकती। मुझे तो मेरी बेटी की सास की बातों से एकदम माँ जैसा प्यार का एहसास होता था। मैं जानती थी कि वो मेरी बच्ची को माँ जैसा ही प्यार देती हैं, इसलिए मुझे कभी कोई शक हुआ ही नहीं उन पर। हमेशा मैं भगवान का धन्यवाद करती थी कि मेरी बेटी को उन्होंने एक और माँ दी है। लेकिन एक रात एक ऐसी खबर आई जिसने मुझे हिलाकर रख दिया। बेटी की सास ने मुझे फोन किया और कहा कि आद्या अब इस दुनिया में नहीं है। अचानक से उसकी तबीयत खराब हुई और वो हमेशा के लिए हम सबको छोड़कर चली गई है। मैं तो जैसे किसी पत्थर की तरह बन गई थी। मेरी सांसें रुक गई थी, मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। कुछ ही देर में मैं दहाड़े मार मार के रोने लगी। वो मेरी इकलौती बच्ची थी, उसके बिना तो मैं जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। उसके सिवा मेरा कौन था? मुझे तो अपनी बेटी के गांव के बारे में भी कुछ पता ही नहीं था कि वहां कैसे जाना है, पर मुझे उससे मिलना था, जल्दी से जल्दी उसके पास पहुंचना था। मैंने अपनी दोस्त नमिता को कॉल किया और मैंने सोचा कि मैं उसी के साथ गांव चली जाऊंगी, पर जब मेरी उससे बात हुई तो उसने मुझे बताया कि वो पहले से ही गांव में है। मैंने उससे कहा कि मुझे अपने गांव का रास्ता बताओ ताकि मैं अपनी बेटी से आखिरी बार मिल तो पाऊं। उसने अपनी जान छुड़ाने वाली अंदाज में मुझे गांव का पता दिया। आज उसकी बात करने का तरीका मुझे बेहद अलग लग रहा था। रास्ते भर मैं रोती रोती जैसे तैसे करके उसके गांव पहुंची। मैंने उसकी सास से फोन पर बात कर ली थी और उनको कहा था कि वो मेरे आने तक का इंतजार करे। मैं अपनी बेटी से आखिरी बार मिलना चाहती हूँ। जब मैं अपनी बेटी के घर पहुंची तो उनका पूरा घर लोगों से भरा हुआ था, लेकिन एक बात थी जो बहुत अलग थी। उन्होंने मेरी बेटी को एक अलग कमरे में रखा हुआ था जहां उसके पास कोई भी नहीं था, और उसको एक बहुत मोटे कंबल से ढककर रखा था। मेरे पति जब से इस दुनिया से गए थे उसके बाद से मेरी बेटी ही तो मेरा सहारा थी। भगवान ने उसको भी मुझसे छीन लिया। शायद ये उन्हीं पापों का नतीजा था जो मैंने किया था, अपनी मम्मी पापा को दुख पहुंचाकर। जब मैंने भागकर शादी कर ली थी, ना जाने ऐसे ऐसी कितनी बातें मेरे दिमाग में आ रही थी। अपनी बेटी के पास जाते ही उससे लिपट लिपट कर मैं रोने लगी। कुछ औरतों ने मुझे जैसे तैसे अपनी बेटी से अलग किया। कहने लगे कि चलो अब अंतिम संस्कार का समय हो गया है, आप हिम्मत रखो, जो होना था वो तो हो गया, जो यहाँ आया है उसे तो यहाँ से जाना ही है। ये सब मुझे सांत्वना दे रहे थे। उतने में मेरी बेटी के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हो गई। मैं एक तरफ बेजान सी पड़ी हुई थी, तभी मुझे पानी देने के बहाने उनकी नौकरानी मेरे करीब आई और उसने धीरे से मेरे कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। वो मुझसे कहने लगी कि आपकी बेटी अभी भी जिंदा है, कंबल हटाकर उसका मुंह देखिए। एक बार को तो मुझे इस बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा था, लेकिन फिर लगा कि आखिर वो नौकरानी मुझे ऐसा क्यों बोलेगी। जरूर यहाँ दाल में कुछ काला है। मैंने आद्या की सास को कहा कि देखिए, वैसे तो अब मेरी बेटी इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई है, अब मैं उसे कभी भी देख नहीं पाऊंगी, लेकिन उसके अंतिम संस्कार से पहले मैं उसके साथ कुछ समय अकेले में बिताना चाहती हूँ। उसकी सास और बाकी घर वालों ने मुझे कुछ देर तक घूरा और उसके बाद मुझे अकेले कमरे में छोड़कर वो सब वहां से निकल गए। मैंने उनकी नौकरानी को अपने पास रोक लिया था। मैंने उसे कहा कि मुझे जल्दी बताओ कि तुम क्या कहना चाहती थी। सब लोगों के बाहर जाते ही मैंने आद्या के चेहरे से वो कंबल हटाया और दोबारा उसका चेहरा देखा। उसका चेहरा पूरी तरीके से नीला पड़ चुका था और उसका शरीर बहुत ठंडा था। मुझे नहीं लग रहा था कि उसके जिंदा होने के कोई भी आसार है। लेकिन वो नौकरानी मुझे झूठ क्यों बोलेगी? ऐसे समय पर कौन मजाक करता है? एक माँ होने के नाते मैंने दोबारा से चेक किया। जब उसके मुंह के पास मैं अपने कान लेकर गई तो मुझे सांस चलने की आवाज आई।
वो नौकरानी बिल्कुल सही कह रही थी, मेरी बेटी अभी जिंदा थी, उसकी सांसें चल रही थी। मैं समझ गई कि उसके ससुराल वाले बहुत ही ज्यादा शातिर लोग हैं। उन्होंने मेरी बेटी को जरूर कुछ दिया है जिससे उसका पूरा शरीर नीला और ठंडा हो गया है। लेकिन अब मैं क्या करूं? कैसे अपनी बेटी को इन लोगों के चुंगल से बाहर निकालूं? मुझे उसे जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना था। मुझे नौकरानी के अलावा दूसरा कोई नहीं दिखा जो मेरी मदद कर पाता। मैंने नौकरानी के आगे हाथ जोड़ दिए और कहा कि प्लीज मेरी बेटी की जान बचा लो, मेरी मदद करो, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। साथ ही मैंने उसे अपने गले में पड़ी सोने की चेन, जो मेरे पति की आखिरी निशानी थी, वो निकालकर उसको दे दी। मैंने उसे कहा कि तुम एक काम करो, मेरी बेटी को खिड़की के रास्ते निकाल कर ले जाओ और उसे जल्द से जल्द अस्पताल में पहुंचा दो ताकि उसका इलाज हो पाए। वो नौकरानी मेरी मदद करने के लिए तैयार थी। उसने अपनी जेब से एक फोन निकाला और कुछ ही देर में खिड़की के बाहर 2 औरतें आ खड़ी हुई। उन औरतों की मदद से नौकरानी और मैंने आद्या को कमरे से बाहर निकाल दिया और मैं खुद वो कफन ओढ़कर लेट गई। मैं चाहती तो मैं भी उस समय वहां से भाग सकती थी, लेकिन मैं जानना चाहती थी कि आखिर उन्होंने मेरी बेटी के साथ क्या किया है। मुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं थी, मुझे सच जानना था। मैं ऐसे लोगों को इस तरह नहीं छोड़ सकती थी। वो नौकरानी मुझे बहुत समझा रही थी कि ये लोग बहुत खतरनाक हैं, आप भी यहां से भाग जाओ, लेकिन मुझे उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ना था जिसने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाया। उनको मैं ऐसे ही नहीं छोड़ सकती थी। हम बातें कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक होने लगी। नौकरानी ने मेरा चेहरा बहुत अच्छे से उस कंबल से ढक दिया। आद्या की सास उस कमरे में आई और वो मेरे लिए पूछने लगी। नौकरानी ने उसे कहा कि पता नहीं बहू रानी की माँ कैसी औरत है, अपनी बेटी की लाश को यहीं छोड़कर खिड़की के रास्ते से बाहर चली गई। वो कह रही थी कि मुझे अब यहां से कोई मतलब नहीं है। अच्छा हुआ मेरी बेटी मर गई, अब मैं आजाद हूं और अपनी जिंदगी भी अपने हिसाब से जी सकती हूँ। आद्या की सास नौकरानी की ऐसी बातों को सुनकर हैरान थी। वो कह रही थी कि किस तरीके की माँ है वो, अपनी बेटी को छोड़कर ही भाग गई यहां से। खैर चलो, उसका अंतिम संस्कार करना है। आद्या की सास ने मेरे बारे में उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर दिया। ना जाने क्या क्या बोल रही थी और कितनी ही तरीके की गालियां दे रही थी मुझे। आज से पहले मैंने उनका ऐसा रूप कभी नहीं देखा था। मुंह पर वो कितना मीठा बोलती थी और मेरे पीछे तो मानो जैसे जहर उगल रही थी। मैं तो बस इंतजार में ही थी कि मुझे उनकी बातों से कुछ सुराग मिले कि आखिर इन लोगों ने आद्या के साथ क्या किया है, ताकि इन लोगों का तमाशा मैं इन लोगों के रिश्तेदारों के सामने ही बना पाऊं। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ ही देर में वो लोग अंतिम संस्कार के लिए चल पड़े। मेरी तो चिता भी उन लोगों ने तैयार कर ली थी। अब मुझे डर लगने लगा था क्योंकि मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। अगर मैं ऐसे ही लेटी रहती तो वो मुझे चिता पर रखकर उसमें आग लगा देते। अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो लोग चिता पर आग लगाने ही वाले थे कि अचानक एक शोर हुआ और सब लोग वहां से भागने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या हुआ। कुछ ही देर में वहां कोई नहीं था। तभी वो नौकरानी मेरे पास आई और उसने मुझे जल्दी से वहां से निकाला और एक तरफ सुनसान जगह पर ले गई। मैं बहुत डरी हुई थी। उसने मुझे फटाफट पानी पिलाया। उसने मुझे बताया कि उसने एक खबर फैला दी थी कि बहू रानी की आत्मा घर में घूम रही है और सब लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। तब जाकर मेरी सांस में सांस आई। मैंने उस नौकरानी के आगे हाथ जोड़े और उसको बहुत बहुत धन्यवाद किया कि उसने मेरी और मेरी बेटी, हम दोनों की ही जान बचाई। मैंने उससे पूछा कि मेरी बेटी कहाँ है, मुझे ले चलो वहां। वो मुझे अस्पताल में लेकर गई जहां मेरी बेटी का इलाज चल रहा था। मैंने नौकरानी से पूछा कि मुझे बताओ कि आखिर क्या हुआ ऐसा जो ये लोग मेरी बेटी को मारना चाहते थे। वो मुझसे कहने लगी, बहन जी, जिस दिन से आपकी बेटी इस घर में आई है मैं उसी दिन से देख रही हूँ कि ये लोग उसे दूध में कुछ मिलाकर देते हैं। एक दिन मैंने पूछा भी था तो वो कहने लगे कि इससे इसको ताकत मिलेगी, इसलिए दे रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने मुझे डांट दिया कि मैं ज्यादा इन सब बातों पर ध्यान ना दूं। अब मैं ठहरी नौकरानी, उनसे ज्यादा सवाल जवाब तो नहीं कर सकती थी ना। बाद में वो लोग कहने लगे कि इससे उसका बच्चा सेहतमंद और तंदुरुस्त होगा। लेकिन धीरे धीरे आद्या की तबीयत अब खराब रहने लगी थी। एक दिन हमें पता चला कि आद्या ने अपने बच्चे को खो दिया है। मुझे उसी दिन समझ आ गया था कि जरूर दाल में कुछ काला है, ये लोग जरूर उसके साथ कुछ गलत कर रहे हैं। एक दिन मैंने आद्या की सास की बातें सुन ली थी। वो आद्या को ऐसी दवाई दे रही थी जिससे उसका शरीर को नुकसान पहुंचता और धीरे धीरे वो इस दुनिया से ही चली जाती। ये सारी बातें सुनकर मैं तो एकदम हैरान रह गई थी। मुझे समझ ही नहीं आया कि आखिर उसकी सास ऐसा उसके साथ क्यों कर रही है। वो तो बहुत खुश थी आद्या से। अस्पताल में करीब 10 दिन से ऊपर मेरी बेटी का इलाज चला और उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई। रात के काले अंधेरे में ही मैं उसे वहां से लेकर अपने घर वापस शहर में आ गई। मैंने अब तक भी उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। मुझे पता लगाना था कि आखिर उसकी सास ने ये सब कुछ उसके साथ क्यों किया। उनको पकड़वाना भी तो था।
मुझे शांत दिमाग से सोचना था। आद्या को अब जब ये सब बातें पता चली तो उसका तो जैसे दिल ही टूट गया। वो मेरे पैरों पर सर रखकर घंटों रोती रहती थी। आद्या ने मुझे बताया कि मेरी सास ने तो कभी भी मेरे साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया, कभी मुझे बुरा भला नहीं कहा। वो तो हमेशा मेरा ध्यान रखती थी, लेकिन पता नहीं माँ, पिछले कुछ समय से मेरी तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी। मैं नहीं जानती थी कि वो जो दूध मुझे दे रही है उसमें वो मुझे कुछ मिलाकर दे रही है। मैं तो उसे अमृत समझ कर पी रही थी कि मेरा बच्चा इससे तंदुरुस्त होगा। मैंने तो अपने पति को भी दिलो जान से प्यार किया था, वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो इस बारे में कुछ जानते ही नहीं तो वो मेरे साथ ऐसा कभी होने नहीं देते। वो बहुत अच्छे हैं, वो भी बहुत परेशान हो रहे होंगे ना माँ। मैं उनको एक बार कॉल कर लेती हूँ, उन्हें बता देती हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन मुझे अब अपने दामाद पर भी भरोसा नहीं था। मैंने आद्या को ये सब करने से रोका। मैंने उसे बोला कि जब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आ जाती तुम अपने ससुराल में किसी से कोई बात नहीं करोगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे थे कि एक दिन मैं मार्केट गई हुई थी। वहां मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मुझे बहुत हैरान कर दिया था। मेरा दामाद एक लड़की के हाथों में हाथ डालकर घूम रहा था। उसके चेहरे से कोई शिकन नजर नहीं आ रहा था कि उसने बिल्कुल अभी अपनी बीवी को खोया है। अभी इस घटना को घटे हुए महीने भर का समय भी नहीं हुआ था और वो किसी दूसरी लड़की के हाथों में हाथ डाले बाहर घूम रहा था। मुझे समझ आ गया था कि वो भी अपनी माँ के साथ ही मिला हुआ था। अब मेरे सामने सब कुछ साफ साफ था। अब मैं चुप और नहीं बैठ सकती थी। जिन्होंने मेरी बेटी की जान लेने की कोशिश की उनको मैं खुला नहीं छोड़ सकती थी। मैं उसी दिन सीधा पुलिस स्टेशन गई। मैंने पुलिस को सारी कहानी के बारे में बताया और पुलिस ने मेरी बात और मेरी कंप्लेन के ऊपर मेरी बेटी के ससुराल वालों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की तो आद्या के ससुराल वाले तुरंत मुकर गए। उन्होंने कहा कि हम तो उसे अपनी बेटी जैसा प्यार करते हैं, हमें नहीं पता उसके साथ क्या हुआ है। हमें भी अपनी बहू के जाने का बहुत दुख है। उसकी मौत एक नेचुरल मौत थी, हम किसी की जान नहीं लेंगे। हम तो गांव में रहने वाले सीधे साधे लोग हैं। उस नौकरानी की मदद से हमें उस दवाई की शीशी भी मिल गई थी जो वो आद्या को देती थी। आद्या की सास को पूरा भरोसा था कि आद्या इस दुनिया से चली गई है और अब उससे कोई भी पूछताछ नहीं होगी। शायद इसलिए वो इतना शांत थी। आद्या की पति और उसकी सास की जब पुलिस ने थोड़ी खातिरदारी की तो उसके बाद आद्या के पति ने सब कुछ सच सच उगल दिया। उसने कहा कि हाँ, हमने ही उसको जहर दिया है और हमने ही उसके बच्चे को भी मारा है। ये सब कुछ हमारा ही प्लान था। जब पुलिस ने उसकी वजह पूछी तो एक ऐसी कहानी निकलकर सामने आई जो ना मैंने और ना ही आपने किसी ने भी नहीं सोची होगी। ये तो वो 25 साल पुराना जख्म था जो आज फिर हरा हो गया था। आद्या की सास यहाँ मेरे बारे में बात कर रही थी। वो कह रही थी कि जब तुम कॉलेज में थी तो उस समय तुम्हारा रिश्ता मेरे भाई के साथ हुआ था। तुम्हारे मम्मी पापा ने ही तो तय किया था तुम्हारा रिश्ता। मेरा भाई तुमसे बहुत प्यार करता था, इकलौता भाई था मेरा। उसकी शादी को लेकर हम सभी बहुत खुश थे। हमारे घर में खुशियों का माहौल था। तुमसे शादी तो नहीं हुई थी मेरे भाई की, लेकिन उसकी खुशी 7वें आसमान पर थी। उसने अपनी नई जिंदगी के लिए 100 सपने सजा लिए थे। तुम्हारे प्यार में वो पागल हो चुका था। दिन रात वो तुम्हारे बारे में ही बातें किया करता था। जिस दिन तुम्हारी सगाई मेरे भाई के साथ हुई थी उसी दिन तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। लेकिन तुमने क्या किया मेरे भाई के साथ? शादी वाले दिन तुमने भागकर किसी दूसरे लड़के से शादी कर ली और मेरे भाई को वहीं मंडप में उस बेइज्जती का सामना करना पड़ा था। जब उसका प्यार उससे इस तरह से छूट गया और उसकी शादी पूरे समाज के सामने टूट गई तो वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचा था। बहुत टूट गया था वो। 2 दिन के अंदर ही उसने खुद को फांसी लगा ली और वो इस दुनिया से चला गया। इकलौता भाई था वो मेरा, लेकिन तुम्हारी वजह से वो हम सबको छोड़कर चला गया। मैं और मेरी बहन नमिता ने उस दिन सोच लिया था कि हम भी तुम्हारी खुशियों को इसी तरह से छीन लेंगे। तुम्हारी शादी के बाद जो तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हुआ था वो एक्सीडेंट नहीं था, हमने करवाया था। एक सोची समझी साजिश थी वो। तुम्हारे पति को मारने के बाद हमें लगा था कि शायद तुम भी अपने आप को कुछ कर लोगी, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम उसके बाद भी जिंदा रही और तुमने एक बेटी को जन्म दिया और खुशी से तुम अपना जीवन जी रही थी। मेरा भाई तो तड़प तड़प के मरा था। मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ सकती थी? आद्या की सास से ये सब बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। मुझे मेरे पति की बहुत याद आ रही थी। वो मुझे छोड़कर नहीं गए थे, बल्कि इन्होंने उनको मुझसे छीन लिया था। तभी आद्या के घर की नौकरानी आद्या को लेकर पुलिस के सामने आ गई और उसके बाद पूरी कहानी मैंने पुलिस को बता दी कि हमने कैसे आद्या को बचाया। पुलिस के सामने सबूत और सच्चाई दोनों ही थी। पुलिस ने आद्या के ससुराल वालों को जेल में डाल दिया और उन पर सख्त कार्रवाई हुई। मेरी बेटी उन जैसे शैतानों के हाथों से छूट गई थी। मुझे बस एक ही दुख था कि मेरा पति निर्दोष था। उनकी क्या गलती थी? इन सब लोगों ने उनको मुझसे दूर कर दिया था।
इन लोगों की वजह से ही मुझे और मेरी बेटी को हमेशा ऐसी जिंदगी जीनी पड़ी। अगर आज मेरे पति और आद्या के पापा इस दुनिया में होते तो हमें इस तरह की जिंदगी नहीं जीनी पड़ती। लेकिन अब जो हो गया था वो हो गया था, उस चीज को मैं बदल नहीं सकती थी। मैंने अपने आप को संभाला क्योंकि मुझे अपनी बेटी को संभालना था। आद्या के साथ भी तो बहुत बुरा हुआ था। जिस पति को वो इतना प्यार करती थी वो भी उस साजिश में शामिल था। उसका तो पूरा घर बर्बाद हो गया था, उसका बच्चा भी उससे छिन गया था। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। मैं आद्या को खुश करने के लिए हर कोशिश करती थी। वो भी पढ़ी लिखी थी। कुछ समय के बाद ही उसको भी एक अच्छी नौकरी मिल गई। अब वो नौकरी करती है। सालों लग गए थे हमें उस दुख से निकलने में, लेकिन अब जाकर हमारी जिंदगी पटरी पर वापस आई है। मैंने आद्या को बहुत बार समझाया कि वो हर आदमी एक जैसा नहीं होता, वो दूसरी शादी कर ले, पर वो है कि मानती ही नहीं। पर मैं उम्मीद करती हूं कि एक दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा प्यार जरूर आएगा जो उसको इन सब गमों से बाहर निकाल देगा। आप सबको क्या लगता है कि आद्या के साथ जो कुछ भी हुआ, क्या वो मेरी गलती की वजह से हुआ था? आई होप आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।